नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 91वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज में हम आपके उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख हमको मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, मनीषियों की भूमि कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। पूर्ण भूमि कहा गया है। तो उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भागीरथी यानी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, गंगा का उद्गम पूछे चाहे भागीरथी का, दोनों एक ही है। सही आंसर है आपका गौमुख। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, और आपको दोनों विकल्प में दिए गए थे। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक जगह से आती है भागीरथी, जो आगे जाकर अलकनंदा से संगम करती है देवप्रयाग में और गंगा के नाम से आगे बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठंडे जल का कुंड चमोली जिले में स्थित है? तो गर्म जल के कुंड, ठंडे कुंड, इनको लेकर क्वेश्चन आते हैं, इनकी लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आते हैं। जो आपका ठंडे जल का कुंड है चमोली के अंदर, यह है ऋषि कुंड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देव कुंड की बात करें तो यह आपके उत्तर काशी में स्थित है। देवी कुंड की बात करें तो यह आपके बागेश्वर में स्थित है, और नंदी कुंड की बात करें तो यह आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। तो इन तीनों को आपने याद करना है कि कौन कहाँ है, और ऋषि कुंड आपके चमोली में पड़ता है, ठीक है। और कौन कौन से कुंड हैं जो चमोली जिले में पड़ते हैं? तो एक याद कर लीजिए, नाग कुंड कहाँ है? चमोली में है। और एक आप याद कर लीजिए, सप्त कुंड कहाँ है? ये भी आपके चमोली में पड़ता है। नेक्स्ट है, मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम कब जोड़ा गया था? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है जहां पर आपके आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ये आपके मसूरी में है। इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में, ठीक है। और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री का नाम 1972 में जोड़ा गया था। स्थापना होती है 1959 में, नाम जोड़ा गया 1972 में, और 1973 में इसके साथ प्रशासनिक शब्द जोड़ा गया था। शुरुआत में इसका नाम था राष्ट्रीय अकादमी। 72 में इनका नाम जोड़ा गया तो नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, और अगले ही साल 73 में इसके साथ ये प्रशासनिक शब्द जुड़ गया और ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी हो गई, जिसको हम शॉर्ट में लबसना भी कहते हैं, ठीक है। तो स्थापना भी याद होनी चाहिए और कब इसके नाम में परिवर्तन हुआ वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? देहरादून रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। या तो सीधा यही पूछेगा देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना, तो आप कहेंगे सन 1900 में बना। दूसरा क्वेश्चन आता है देहरादून को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, तो भी आप 1900 ही बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देहरादून रेल के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो स्थापना हो रही है 1900 में, 100 साल पूरे होंगे सन 2000 में, और यहीं पर देहरादून रेल के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो जन शताब्दी रेल सेवा है, इसकी शुरुआत कब करी गई? इसे शुरू किया गया था 1 अगस्त 2002 से, ठीक है। नेक्स्ट है, रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, इसकी राजधानी कहाँ है? तो रामायण काल को त्रेता युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था कि इनमें से किस काल को त्रेता युग कहते हैं, महाभारत काल को, रामायण काल को। तो आप कहेंगे रामायण काल को त्रेता युग कहते हैं।
महाभारत काल को द्वापर युग कहते हैं। ठीक है, तो रामायण काल का जो बाणासुर था, इसका राज्य वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी, जिसे हम आज जोशीमठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में बटा और इनमें सबसे बड़ा राज्य बनकर आया था ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इस ब्रह्मपुर पर एक वंश की स्थापना होती है, पौरव वंश की स्थापना। और ये जो ब्रह्मपुर राज्य था, ये पर्वतों से घिरा हुआ था और यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, इसीलिए पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना, पर्वताकार वंश किस वंश को कहते हैं? पौरव वंश को। पौरव वंश के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना है जिसमें हमने इनके पूरे डिटेल को कवर किया है, आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कतुरी राजवंश के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो कतुरी शासन काल में किस अधिकारी को क्या कहते थे? कौन सा अधिकारी किस काम के लिए होता था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं। वही एक क्वेश्चन है कि जो मुख्य राजमिस्त्री होता था कतुरी काल में, वो कौन होता था? वो होता था करिका। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। करिका क्या होता था? करिका आपका एक राजमिस्त्री होता था। किस काल में? कतुरी काल में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और अधिकारी हैं जो आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कतुरी काल में जो सीमाओं की रक्षा करता था उसको क्या कहते थे? तो कतुरी काल में सीमाओं की रक्षा करने वाले को प्रांतपाल कहते थे। ठीक है, जो भूमि की माप करता था, तो भूमि की माप करने वाले को क्या कहते थे? उसे प्रभातार कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखेंगे। जो कृषि के क्षेत्र पे ध्यान रखता, कृषि की उन्नति के लिए कार्य करता था, उसे क्षेत्रपाल कहा जाता था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और जो टैक्स ऑफिसर होते थे कतुरी काल के, जो कर अधिकारी होते थे, उनको भोगपति या शौल्किक कहा जाता था। ये दोनों नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, ये दोनों टैक्स अधिकारी होते थे। एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था आभीर। तो दूध आदि पशुओं से जो प्राप्त करता था, पशुओं से दूध निकालने का जो काम करता था, उसे आभीर कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी जो आपको साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं, तो ही आपको इस सीरीज का फायदा होगा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने बाकी के क्वेश्चन हैं सब एक जगह पर आ जाते हैं। तो जब भी आप इन क्वेश्चन को अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से रिवाइज करने जाएंगे, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आप उसके साथ पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी कवर कर जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है? एस्बेस्टस खनिज की बात करें तो ये आपके राज्य में पौड़ी और रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। ठीक है, अब पौड़ी तो विकल्प में है नहीं, रुद्रप्रयाग हम टिक कर देंगे। जो एस्बेस्टस खनिज होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र में, इसका एक तापरोधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को सहन करने की इसकी काफ़ी क्षमता होती है, तो एक तापरोधी के रूप में, टेम्परेचर रेसिस्टेंस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है औद्योगिक क्षेत्र में। कहां पाया जाता है? पौड़ी और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी बांध निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राज्य का काफी इंपॉर्टेंट बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से किस बांध को राष्ट्र का गांव कहा गया है? वो टिहरी बांध को कहा गया है। टिहरी बांध के अगर हम निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कार्य 1978 से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध को लेकर आपने 3 इंपॉर्टेंट वर्ष, जो शुरुआती वर्ष हैं, उनको याद करना है। एक वर्ष है 1972, एक है आपका 1978 और एक है आपका 1986। 1972 में इसे योजना आयोग की मंजूरी मिली। क्वेश्चन पेपर में बना है कि टिहरी बांध को किस वर्ष योजना आयोग की स्वीकृति मिली? 1972 में। इसका काम कब शुरू हुआ? 1978 में। और रशिया के साथ, जो उस समय यूएसएसआर था, उसके साथ समझौता कब हुआ? वो 1986 में हुआ। जब टिहरी बांध बनना शुरू हुआ, इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट होनी थी, लेकिन 1986 में रशिया के साथ समझौता हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव जो वहां के राष्ट्रपति थे, भारत आए थे, समझौता हुआ और ये 600 मेगावाट की परियोजना 2400 मेगावाट की परियोजना में बदल गई। ठीक है, जो टिहरी बांध है आपका, ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य में सड़क परिवहन निगम ये बना था 30 अक्टूबर 2003 को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा किस प्रकार की जलवायु है? तो जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऊंचाई, ताप और वनस्पतियों के आधार पे डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है या कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल इन्होंने राज्य की जलवायु को 6 क्षेत्रों में बांटा है, 6 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो है आपकी उपोष्ण जलवायु। इन्होंने बोला पहली कैटेगरी उपोष्ण जलवायु है जो कि 900 मीटर तक की जलवायु है। तो राज्य में 900 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण जलवायु कहलाता है। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बताई गर्म शीतोष्ण जलवायु, ये आपके 900 से लेकर 1800 मीटर के मध्य में स्थित है। तीसरी जो जलवायु इन्होंने बताई वो थी शीत शीतोष्ण जलवायु, ये 1800 से लेकर 3000 के बीच में है। चौथी बताई एल्पाइन जलवायु, 3000 से लेकर 4200 के बीच में। पांचवी बताई इन्होंने हिमानी प्रकार की जलवायु 4200 मीटर के ऊपर। और एक छठी जलवायु इन्होंने कैटेगरी बनाई उसकी 2500 से लेकर 3500 मीटर के बीच में, और इस जलवायु को इन्होंने कहा शीत शुष्क जलवायु। इसको भी आपने याद करने हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि शीत शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 1800 से लेकर 3000 के बीच में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और बांटा किसने? एस.सी. खरकवाल ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको MBT कहते हैं या MBF कहते हैं, और दूसरा मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT कहते हैं। तो MBF और MCT के बीच में कौन सी हिमालय श्रेणी है आपने बताना है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को किया है, मैं हर बार आपको कहता हूं कि एक क्रम को याद कर लीजिए। यहां पर आपका वृहद हिमालय है जिसे क्या कहते हैं? महान हिमालय। इसके बाद आपकी MCT पड़ती है। इसके बाद आपका आता है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और फिर आता है MBF, और फिर आपका शिवालिक पड़ता है। बस इसको आपने याद करना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? MBF और MCT के बीच में। तो MCT और MBF इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? लघु हिमालय आ रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? चंद्र नहीं होगा, चंद होगा। चंदवंश के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, चंदों की कर व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन है। हमने चंदवंश और चंदों की टैक्स सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करी है। चंद काल में जो टैक्स नगद लिया जाता था वो आपका सिरती कहलाता था, और जो इस सिरती को देता था उसे सिरतान कहा जाता था। तो प्रश्न आता है सिरतान कौन होते थे? सिरतान नगद टैक्स देने वाले होते थे। ठीक है, नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर होता था उसे सिरती कहते थे, और जो इसको देता था उसे सिरतान कहते थे। एक कर ऐसा था जो अनाज के रूप में लिया जाता था। तो अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था बैकर। देखिए, नगद कर है सिरती, अनाज के रूप में लिया जाता है बैकर, और नगद के बदले में जो अनाज लिया जाएगा, यानी मान लीजिए किसी को नगद टैक्स देना है, नगद वो नहीं दे पाया तो उसके बदले में जो वो अनाज देगा उसे कहा जाता था कूट कर। इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है नगद के बदले अनाज वाला कर कौन सा होता था? कूट कर होता था। सिरती आपका नगद कर था, बैकर आपका अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है, कटकों की बात करें तो यहां सेना के लिए मांगा जाता था। ठीक है, जो राज सेवक होते थे उनके लिए शुल्क कर मांगा जाता था। ठीक है, राज सेवकों के लिए। और एक कर था मिझारी, ये कामगारों से लिया जाता था। ये राज सेवकों के लिए था, ये कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? फोर्ट मोइरा किला ये कहते हैं लाल मंडी किले को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बालो कल्याण चंद ने इसका निर्माण करवाया था लाल मंडी किले का। जब अंग्रेजों ने यहां पर अधिकार किया तो इसका नाम बदलकर फोर्ट मोइरा कर दिया। अल्मोड़ा में यह आपके स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल शहीद हो गए थे?
यानी 19 अगस्त 1942 को कौन सा घटना घटी थी? ये हुआ था देघाट गोलीकांड। आपको बस डेट पता होनी चाहिए और शहीदों के नाम आपको याद करने, क्योंकि यहां पे तो आपको चलिए ऑप्शन में आपसे घटना पूछी गई, हो सकता है अगली बार ऑप्शंस में आपको शहीदों के नाम पूछ लें। बस आपको यह पता होना चाहिए इस दिन कौन सी घटना घटी थी। 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी, 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है। एक आपकी 19 अगस्त है 1942, दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 25 अगस्त 1942 और तीसरी डेट है आपकी 5 सितंबर 1942। 19 अगस्त को देघाट गोलीकांड हुआ जिसमें ये सारे लोग शहीद हुए। इसके बाद 25 अगस्त को सालम गोलीकांड हुआ जिसमें आपके टीका सिंह और नरसिंह धानक यहां पे शहीद हुए। और 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोलीकांड हुआ जिसमें आपके चूड़ामणि बहादुर सिंह ये यहां पे शहीद हुए। और इनसे पहले गंगाराम खीमादेव यहां पे शहीद हुए। तो सल्ट गोलीकांड, और इसीलिए आज भी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसकी स्मृति में? गंगाराम खीमादेव, साथ में चूड़ामणि और बहादुर सिंह। ये 3 घटनाएं आपको याद करनी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की, ठीक है, जो राज्य में घटी। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियों और दून की घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो शिवालिक पहाड़ियों में, दून घाटियों में टर्शरी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांडों से मिलते जुलते हैं? तो राज्य में चित्रित धूसर मृदभांडों से मिलते जुलते मिट्टी के पात्र हमें मिले हैं सानड़ा बसेड़ी गांव से, और ये गांव आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। लोकेशन भी याद करेंगे और गांव के नाम भी याद करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो राज्य के ग्लेशियर्स की बात करें, यहां आपके प्लायोसीन युग के हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पेपर में ग्लेशियर्स को लेकर के कि हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं इनके पिघलने की गति कैसी है, दुनिया में सबसे तेज है, सबसे कम है, सबके समान है? तो ध्यान रखिएगा, जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, राज्य में भी हिमालय के ही अंतर्गत सारे ग्लेशियर आपके पड़ते हैं, इनके पिघलने की गति सबसे तेज है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किस युग के हैं? प्लायोसीन युग के हैं। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज, और आज हमने इसकी 91st क्लास को यहां पर कवर किया। इस सीरीज के हमने हर वीडियो में इसी प्रकार क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ कवर किया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और आपका रिवीजन साथ साथ में चलता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से कितने आपके सही रहे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।